वेलकम टू एसएससीआर। आज अपनी जो जीएस की पीवाईक्यू सीरीज है उसका ये लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम 50 प्रश्न करते हैं, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट उसमें आपकी इंक्लूडेड रहती है और बेहतरीन तरीके से हम कर रहे होते हैं। पीवाईक्यू हैं ये सारे जो अभी 2025 में आपकी जो एसएससी की एग्जाम्स हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, इनमें जो आपके प्रश्न आए हैं उन्हीं से मैं आपके यहाँ लेकर आया हूँ। एकदम आपके रियल क्वेश्चन है, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में से कर रहे होंगे और पहले भी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखना। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा, व्हाट वाज द जनरल रूल रिगार्डिंग मैरिज इन दैट सोसाइटी? ऋग्वेद के अनुसार उस समाज में विवाह के संबंध में सामान्य नियम क्या था कि भाई विवाह कैसे होता था ना। जैसे आजकल आपको पता है कि लव मैरिज है, तो उस टाइम से बोलते थे गंधर्व विवाह, है ना, कि भाई गंधर्व विवाह हो गया। हमारे यहाँ लव मैरिज करते हैं ना वैसे। तो पहला आपका ऑप्शन है ओनली पोलिगमी वाज प्रैक्टिस्ड, यानी कि केवल बहु विवाह प्रचलित था, कि भाई कितनों से विवाह कर लिया। नहीं, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन केवल केवल तो नहीं होगा, तो इसे आप एलिमिनेट कीजिए। ओनली, जहाँ भी आपको ओनली दिख जाए ना उसे एलिमिनेट करना, अगर आपको पता नहीं है तो। क्यों? क्योंकि देखो ओनली जहाँ होता है ना वहाँ आपको 100% गारंटेड होना पड़ता है कि हाँ मुझे पता ही है, तभी तो आप केवल के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको 100% वो चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको कैंसिल करना है, ठीक है। ऑप्शन भी बोलता है आपका मोनोगमी वाज द जनरल रूल बट सम प्रिंसेस प्रैक्टिस्ड पोलिगमी, यानी कि एक विवाह जो है वो सामान्य नियम था लेकिन कुछ राजकुमार बहुविवाह करते थे। तो ये आपको फिर भी ठीक लग रहा है, क्योंकि होता क्या है कि आम आदमी तो बेचारा वैसे ही एक से ही करता है। उस टाइम ऋग्वेद में भी एक से ही करता था, जब ऋग्वेद का आपका टाइम था उस टाइम, क्योंकि आपको पता है गरीब आदमी कितनों को पालेगा। लेकिन राजकुमार क्या करते थे, अलग अलग, कभी किसी राजकुमार से विवाह कर लिया, कभी किसी राजकुमार से विवाह कर लिया। तो राजकुमार के तो भाई ठाट बाट होते थे उस टाइम, तो वो तो कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? पोलिंड्री वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बहुपतित्व जो है व्यापक रूप से स्वीकार्य था। बहुपतित्व क्या होता है कि भाई एक महिला के ना बहुत सारे पति, है ना, 3 4, तो इतना तो आपका स्वीकार नहीं था उस टाइम पे, तो तब करोगे। कोई औपचारिक विवाह प्रणाली मौजूद नहीं थी, ये भी गलत है, विवाह प्रणाली तो आपकी मौजूद थी। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज में सामान्य जनता के लिए एक विवाह प्रचलित था। इन ऋग्वैदिक सोसाइटी मोनोगमी वाज द नॉर्म फॉर कॉमन पीपल। आम आदमी जो थे आपके जैसे मेरे जैसे उस टाइम पे, तो वो क्या करते थे, वो एक ही स्त्री से आपका विवाह करते थे। जबकि आपके जो राजकुमार थे, कुलीन वर्ग थे, वो आपके कभी किसी से विवाह कर लेते थे ना। आप जैसे पुराने सीरियल में आपने देखा होगा कि हे स्त्री आके यहाँ विराजित हो जा, वगैरह वगैरह आपने देखे होंगे। तो राजा तो आपको पता है कभी किसी को पकड़ के लेके आ गए, कभी किसी को पकड़ के लेके आ गए, तो वो होता था, ठीक है। बहुविवाह मुख्यतः राजाओं और कुलीन वर्ग में प्रचलित था। पोलिगमी एग्जिस्टेड मेनली अमंग किंग एंड नोबल्स। जो आपके पैसे वाले लोग थे, कुलीन वर्ग थे, और जो राजा थे आपके, वो बहुविवाह कर लेते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में बहुपतित्व बहुत दुर्लभ था। वॉलंटरी वाज एक्सट्रीमली रेयर इन ऋग्वैदिक पीरियड, यानी कि बहुपतित्व जो है बहुत ही दुर्लभ था। कौन ही भाई स्वीकार करेगा ऐसे सिस्टम को, है जब आपकी एक ही स्त्री के 3 से 4 पति हो। नहीं ना, ऐसे जनरली नहीं किया जाता, एक्सेप्ट है ना, तो उस टाइम पे भी नहीं था आपका। बहुत ही कम ऐसी कंडीशन थी जिसमें आपको ये देखने को मिलता था। विवाह को पवित्र सामाजिक संस्था माना जाता है। मैरिज वाज कंसिडर्ड एज सेक्रेड सोशल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, विवाह जो है आज भी यहाँ पवित्र सामाजिक संस्था मानते हैं, उस टाइम पे भी मानते थे। नेक्स्ट है आपका, जैन नीति शास्त्र में अपरिग्रह का विशिष्ट व्रत क्या आदेश देता है? इन जैन एथिक्स व्हाट डज द स्पेसिफिक वो ऑफ अपरिग्रह मैंडेट? क्या अर्थ है उसका? केवल सत्य बोलना, स्पीकिंग ओनली द ट्रुथ, तो ये तो नहीं है आपका। चोरी से दूर रहना, रिफ्रेनिंग फ्रॉम थ्रेट, ये भी नहीं है। फास्टिंग अंटिल डेथ, मृत्यु तक उपवास करना, ये भी नहीं है। ये तो आपको पता है संलेखना को बोलते हैं, जिसे संथारा पद्धति भी बोलते हैं जैन धर्म में। संलेखना पद्धति, ठीक है, जिसे आप संथारा भी बोलते हैं, संथारा। इस पद्धति के तहत क्या होता है जैन धर्म में कि भूखे रह के उपवास करके प्राण त्याग देते हैं। ऐसा किसने किया था? तो आपको देखने को मिलता है कि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया था, संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे। कहाँ पर त्यागे थे? तो आपको पता है कि कर्नाटक में, सरवन बेलगोला में, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना, नॉन पोजेशन ऑफ थिंग्स मोर देन वंस रिक्वायरमेंट। जितनी आपकी आवश्यकता हो उससे ज़्यादा क्यों संग्रह करना, यह था आपका अपरिग्रह, कि परिग्रह से बचो। ये तुम्हें जितनी आवश्यकता है उतना ले लो, आगे की मत सोचो कि कल क्या होगा। कल को छोड़ो, अभी वर्तमान में जियो, ऐसा इनका मानना था कि अभी जो मिल रहा है उतना ही। कोई मान लो कोई भिक्षु भिक्षा के लिए जा रहा है ना, तो उसको बोलते थे कि आपको इतना ही लेकर आना है जितना आपका एक समय का भोजन हो जाए। ये नहीं कि आप पूरा ऐसे 5 6 दिन के लिए पूरा भंडार भरने के लिए लेकर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता था। इसे बोलते हैं अपरिग्रह। ये जैन धर्म में जो आपके पंच महाव्रत थे उनमें से आपका एक था ना, पंच महाव्रतों में से आपका एक था, ठीक है। महाव्रत थे आपको पता है जैन धर्म में, उनमें से एक, ये आपका अपरिग्रह है। अपरिग्रह भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाता है। अपरिग्रह टीचर्स कंट्रोल और मेटेरियल डिजायर्स। जो आदमी की
ऐसी इच्छाएं होती है ना भौतिक संसार में, मटेरियल, उन पे ही आपका कंट्रोल जो है अपरिग्रह आपको सिखाता है। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास मान लो एक बेसिक आपके पास एक कार है, ठीक है, नॉर्मल कार है, आप आ जा सकते हो कहीं भी। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं मुझे तो रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो ये क्या है, ये आपकी मतलब डिजायर्स है ना, आपकी इच्छाएं हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी ज़रूरत होनी चाहिए वो है आपके पास, एक कार है, आप आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर वो कहते हैं ना कि जैसे अवध ओझा सर ने कहा कि एक ही लड़का और वो भी वांटेड, तो आप वांटेड बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अरे हम चारों तरफ अपना एक ओरा बना लें, हम अट्रैक्ट कर ले लोगों की, देखो मैं जा रहा धनवान तुम सबसे, मैं तुम सबसे एक सर्वोपरि, है ना। तो आप चाहते हैं कि आप विपरीत जो लिंग के हैं उन्हें आप आकर्षित कर लें। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी भौतिक इच्छाएं हैं। आप चाहते हैं कि आप अपना ओरा इंक्रीज कर लें और सब कुछ हो जाए, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा संग्रह नहीं करना, ये अपरिग्रह है। ये जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से एक है, 5 महाव्रता जो है आपके उनमें से एक। वो कौन कौन से आपके पंच महाव्रत? पहला है आपका अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, अहिंसा। आपको पता है कि बापू भी इस चीज़ में मानते थे, हालांकि बापू बाद में हुए, जैन धर्म पहले से है आपका। अहिंसा, नॉन वायलेंस, क्या मतलब है? किसी को हत्या ना करना, है ना, किसी के साथ मारपीट ना करना, किसी के साथ मन, कर्म, वाणी से आपकी हिंसा ना करना, वायलेंस। मन में अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि इसकी तो बेटा एक दिन फील्डिंग सेट होगी, या आप नज़र लगा रहे हो कि ये कहीं जाके इसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वो भी एक वायलेंस ही है, आपके मन में है। वाणी, आप किसी के खिलाफ अनाप शनाप बके जा रहे हो, आप किसी को गालियां वगैरह दे रहे हो, है ना, तो वो क्या है आपकी, वो भी आपकी वाणी से हिंसा है। जैसे कोई आपको भड़का रहा है ना कि तुम साहब क्लब में हो, तुम्हें आके किन्हीं 3 बॉडीगार्डों ने छेड़ा और तुम कट्टा उठाए उनके धाए धाए धाए, एक ही लड़का रो भी वांटेड, तो ये क्या है, ये मौखिक हिंसा है, आपको भड़काया जा रहा है, तो ये भी आपकी हिंसा है। और कर्म से हिंसा तो आपको पता ही है कि कोई रास्ते में जा रहा है, आप पीछे से उसके, आप कोई फावड़ा उठा के आप उसके पीछे भागने लगे कि ए रुक रुक पकड़ ले उसको, जैसे कि सीआईडी में बोलते हैं कि पकड़ ले उसको अभिजीत, तो वो क्या है, वो वायलेंस है। तो अहिंसा कहते हैं नॉन वायलेंस, कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो मेरी जान। फिर आपका आता है सत्य, यानी कि सत्य, यानी सत्य, ट्रुथ, कि भैया हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर आपका आता है अस्तेय, कि अरे चोरी मत करो, है ना, नॉन स्टीलिंग, चोरी मत करो भाई, ये आपका अस्तेय, चोरी मत करो, यानी कि ऐसे काम मत करो जो तुम्हें शोभा ना दे, है ना, ऐसे चोरी वगैरह मत करो, अस्तेय। ब्रह्मचार्य, सेलिब्रेसी, आपको पता ही है, ब्रह्मचार्य का पालन, ठीक है, तो ये भी आपका जैन धर्म में आता है ब्रह्मचार्य। और फिर आपका अपरिग्रहण, नॉन पजेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक जीवन घटना को उसके युग के साथ सही ढंग से सम्मिलित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द जियोलॉजिकल लाइफ इवेंट विद इट्स एरा? भैया किस एरा में कौन आपका पैदा हुआ था? सबसे पहले आपका प्रीकेम्ब्रियन, क्या इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ बताता है, जीवन की उत्पत्ति? जी बिल्कुल, प्रीकेम्ब्रियन युग में, जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है, आगे के अगर आप 3 अक्षर देखेंगे, या आपके 3 अक्षर, 3 4 अक्षर, आप समझ जाएंगे कि हाँ बिल्कुल जीवन की उत्पत्ति वहीं से होती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, प्रीकम्ब्रियन, है ना, तो वहाँ आपका क्या है, जीवन की उत्पत्ति, कि सबसे पहले आपको प्री देना पड़ता है, तो वैसे ही आप जीवन की उत्पत्ति यहाँ से हुई। फिर आपका आता है मेसोजोइक, इसमें क्या है, डायनासोर का प्रभुत्व, डायनासोर डोमिनेंस, बिल्कुल। मेसो, आप नाम से पता चल रहा है कि यार एक बड़ा, ह्यूज, वोस्ट, काफी ऐसा बड़ा विशाल काय, है ना, महाविशाल। तो मेसोजोइक में क्या है, डायनासोर का प्रभुत्व था, तो ये भी आपका सही है। फिर आपका आता है सेनोजोइक, इसमें आपके फर्स्ट मेमल्स यानी पहले स्तनधारी जो है वो आए। तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सही है भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, है ना, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रीकेम्बियन युग में जीवन की उत्पत्ति हुई, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द प्रीकेम्बियन एरा। सबसे पहले आपका जो जीवन है वो प्रीकेम्बियन युग में आपका उत्पन्न आपको देखने को मिलता है। डायनासोर्स डोमिनेटेड ड्यूरिंग द मेसोइक एरिया, जब आपका मेसोजोइक एरिया था, युग था, उस टाइम आपके डायनासोरों का प्रभुत्व था, डायनासोरों का राज था आपका उस टाइम पे। पहले स्तनधारी मेसोजोइक के अंतिम चरण में आए, फर्स्ट मेमल्स अपीयर्ड इन लेट मेसोजोइक, नॉट सेनोजोइक। हाँ तो यहाँ पे नहीं आए भाई, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, है, सेनोजोइक में नहीं आए, इसको आपको रॉन्ग करना है, फर्स्ट एंड टू, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। पहले स्तनधारी जो है वो मेसोजोइक के अंतिम चरण में आए थे। सेनोजोइक जो है आपको, उसको स्तनधारी को युग कहते हैं, सेनोजोइक इज कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स, स्तनधारी को युग कहते हैं। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अगर स्तनधारी को युग कह रहे हैं तो ये इसी में आए थे, नहीं, युग कहने से क्या होता है, ये आपके मेसोजोइक के जो लास्ट आपका चरण था उस टाइम में आपके आ गए थे स्तनधारी, ठीक है। किस मुगल शासक को प्रसिद्ध रूप से इंसान कामिल, पूर्ण पुरुष कहा जाता था? विच मुगल रूलर वाज फेमसली रेफर्ड टू एज इंसान ए कामिल, द परफेक्ट मैन, है ना, पूर्ण पुरुष। तो ये उपाधि किसने ली थी? अकबर ने ली थी, इंसान कामिल की, कि भाई मैं तो पूर्ण हूँ, हैं, मैं सबसे ऊपर। तो ऐसा जो है इंसान कामिल, कि मैं काबिल हूँ, ये अकबर का मानना था। अकबर ने कब से कब तक राज किया? आपको पता है कि 1556 में, नवंबर 1556 में आपका होता है बैटल ऑफ
पानीपत, है ना, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है आपका, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच होता है ये आपका जो हेमू था उसे ये हरा देते हैं बैरम खान, और आपके जो अकबर है ना, हेमू को हरा देते हैं, ठीक है, हेमू को हरा देते हैं। और फिर आपका जो है अकबर जो है इसका आपका यहाँ पे मुगल गद्दी पर बैठना होता है, ठीक है। और इसका राज्याभिषेक जो है कलन और पंजाब में कर दिया जाता है बैरम खान के द्वारा। फिर यहाँ से लेकर ये 1605 तक जो आपका रूल करता है ना, 1605 तक जो आपका अकबर जो है रूल करेगा, और 1605 में जो अकबर की डेथ हो जाएगी। और बाकी अकबर ने आपको बताया कि दीन इलाही एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही, है ना, दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था। और इसमें जो शामिल होने वाले पहले और अंतिम एकमात्र हिंदू थे वो आपके महेश दास यानी कि बीरबल थे, उनका नाम महेश दास था। अकबर ने इबादत खाना बनवाया आपका, और अकबर को आपको पता है कि 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, है ना, 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को, 18 जून को आपका जो है हल्दी घाटी का बैटल होता है। इसमें जो है किसके बीच होता है ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है, ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप आपके मेवाड़ के रूलर थे। कहीं कहीं आपका अलग अलग मिलता है आपको निर्णय, कोई कहते हैं कि अकबर जीत गए, कोई कहते हैं महाराणा प्रताप जीत गए, और कोई कहते हैं कि नहीं दोनों ही नहीं जीते। इट वॉज ए टाई ड्रॉ, आप जो भी बोले। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और सुलह कुल को बढ़ावा दिया। अकबर प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सुलह कुल। सुलह कुल की नीति होती है कि भाई सुलह कर लो बैठ के, वरना फिर विनाश होगा, कुल होगा ना। वह सूफी दर्शन से प्रभावित थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफी फिलोसफी। जैसे आप आज अलग अलग जिनसे आप प्रभावित हैं, है ना, आपके अलग अलग जो भी आप देखते हैं, वैसे ये सूफी फिलोसफी से आपके प्रभावित थे। बाबर ने तुझे के बाबरी लिखी, जिसे आपको पता है कि बाबरनामा के नाम से जो आपका अब्दुल रहीम खान खाना वो आपका से ट्रांसलेट करेगा, ठीक। शाहजहाँ जो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, आर्किटेक्चर एक्सीलेंस के लिए आपका शाहजहाँ फेमस है। गुप्त काल के दौरान फाहियान के भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाहियान मिशन टू इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? आपको पता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम, जिसे विक्रमादित्य हम बोलते हैं, आपका फाहियान आया था, चीन का यात्री था ये ना, कहाँ का था, चाइना का था, ठीक है, चाइना का आपका ये यात्री था। और चंद्रगुप्त जो सेकंड था उसके टाइम ये आया था, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो भारत के इतिहास में सबसे आपके जो शक्तिशाली रूलर हैं, जैसे आपके सबसे इंटेलिजेंट हैं, उनमें नाम आता है, चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में आए थे। तो क्या था इनका उद्देश्य? व्यापारिक संबंध स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस, ऐसा तो नहीं था, फाहियान व्यापार करने थोड़ी आया था। भारतीय सैन्य रणनीति का अध्ययन करना, टू स्टडी इंडियन मिलिट्री टैक्टिक्स। ये क्या बात कर रहे हो, वो तो अहिंसा के लिए आया था, तो हिंसा क्यों करेगा, वो तो अहिंसा सीखने आया था। प्रमाणिक बौद्ध लिपियों को इकट्ठा करना, टू कलेक्ट ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स, हाँ इसके लिए आए थे आपके फाहियान, क्योंकि वो आपको पता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो आपकी जो प्रमाणिक बुद्धिस्ट लिपियां हैं, आपकी जो टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्ट हैं, उन्हें कलेक्ट करने के लिए। एक राजनीतिक जासूस के रूप में कार्य करना, टू एक्ट एज ए पॉलिटिकल स्पाई। जैसे आप देखते हो ना कि डे वन एज ए स्पाई इन पाकिस्तान, तो ऐसा तो है नहीं कि फाहियान आया था आपका डे वन एज ए स्पाई इंडिया, मेरा हौसला भी है अय्याश है, ना कोई कारवा की तलाश है, उस गुप्त पीरियड में घूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं था। वो आपके आए थे बुद्धिस्ट, आपकी जो स्क्रिप्ट है उनके लिए। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आए थे, और उन्होंने फोक वो की ग्रंथ लिखा ना, इनके नाम में जैसे फे है तो शुरुआत आपका फे से होती है, वहीं आपका जो हैंसांग है उन्होंने लिखा आपका सी यू की, ठीक है। और इस पुस्तक में क्या है, उन्होंने प्रशंसा करी है किसकी, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की और लॉ एंड ऑर्डर की, कि भाई गुप्त काल में शासन बढ़िया चल रहा है ना, मौज मौज हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा चोल या चेर राजवंशों के अधिकार के तहत सीधे स्थापित नहीं किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट डायरेक्टली established अंडर द अथॉरिटी ऑफ द चोला और चेरा डायनेस्टीज? तो क्या था वो? क्या दक्षिण पूर्व एशिया में आपका नौसेना अभियान, नवल एक्सपेडिशंस टू साउथ ईस्ट एशिया, इनके अधिकार को स्थापित नहीं किया गया था? तमिल साहित्यिक पुनर्जागरण, तमिल लिटरेचर रिनेसेंस, देवदासी मंदिर प्रणाली, देवदासी टेम्पल सिस्टम, बहमनी किंगडम, बहमनी साम्राज्य। तो ऐसा कौन सा था जो इनके अंडर आपका नहीं हुआ, है ना, इनके अंदर जो है आपका इनके अथॉरिटी के अंदर स्टेब्लिश नहीं हुआ, ऐसा पूछ रहा है, चोल और चेर राजवंशों के, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक अभियान आपके हुए थे, बिल्कुल हुए थे, ये संगम एज की बात कर रहा है यहाँ पे, इसकी संगम एज की बात कर रहा है, ठीक है। संगम एज में बिल्कुल हुए थे, आपको पता है 3 संगम हुए थे, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इनके बारे में। तमिल साहित्यिक पुनर्जागरण भी इनके टाइम हुआ था, ये संगम में ही हुआ था, आपको पता है, जो तोलक्का पीएम वगैरह है ना, आपको पता है जो तमिल लिटरेचर आपकी जो ग्रामर है उससे रिलेटेड है। वहीं आपका हमने देखा था शिल्पाधिकारम जो इलांगो अदगिल का है, मणिमेखले जो शीतल सतनार का, ये सारे तमिल साहित्यिक पुनर्जागरण की तो बात है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है। देवदासी टेम्पल सिस्टम, देवदासी मंदिर प्रणाली भी इस टाइम था, आपको पता है जो मंदिर में देवदासियाँ होती थी। बहमनी साम्राज्य ये थोड़ी स्थापित करेंगे भाई, क्योंकि चोल और चोल राजवंशों का तो पीरियड भी पहले का है, और इनके अंडर हुआ भी नहीं था। इसकी जो स्थापना है वो 1347 में, 1347 में हसन गंगू ने करी थी, है ना, जिसे आप अलाउद्दीन बेहमन शाह भी बोलते हैं।
हसन गंगू ने, ठीक है, हसन गंगू ने करी थी बहमनी साम्राज्य की। गंगू, गंगूबाई काठियावाड़ी नहीं, ये हसन गंगू ये अलग है, ठीक है। इन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह भी आप नाम इनका ध्यान रखना, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, बहमन शाह। उस टाइम आपका रूलर कौन था, मेन आपका जो नाम देखने को मिलता है वो आपका MBD मोहम्मद बिन तुगलक। उस टाइम आपको पता है विजयनगर की भी स्थापना होती है 1336 में। बहमनी साम्राज्य दक्कन की एक सल्तनत थी। बहमनी किंगडम वॉज ए डेक्कन सल्तनत। इसका चोल या चेरों से कोई संबंध नहीं था। इट हैड नो लिंक विद चोला जो चेराज, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। चोल नौसैनिक शक्ति में श्रेष्ठ थे। चोलाज एक्सेल्ड इन नेवल पावर एंड ओवरसीज एक्सपेंडिशंस। तो चोल जो थे ना उनकी नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी। वो आपके जो समुद्र पार के जो अभियान थे ना उनमें बहुत ऐसे शक्तिशाली थे। वो आपके श्रीलंका वगैरह और आपके जो कंबोडिया वगैरह वहाँ जाते थे नेवी लेकर, है ना। और फिर जब कंबोडिया वाले देखते थे तो वो बोलते थे कि सर चोलों ने आक्रमण कर दिया, सर मर रहे हैं। तो शासक बोलता था मरने दो। और चोल जो है वो आपकी नेवी में जा रहे थे और वो कहते थे कि आलिए रे आलिए बेटा, आपकी बार तो आर्या पार ही कर देंगे। तो चोल जो है आपकी नौसैनिक इनकी जो नेवी है काफ़ी स्ट्रांग थी चोलों की। देवदासी प्रथा दक्षिण भारत के मंदिरों से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपको बताया कि सादी रट्टम भी आपको नाम देखने को मिलता है किसका, भरतनाट्यम का। सादी रट्टम क्यों बोलते हैं उसको, उसका अर्थ ही है टेम्पल डांस, है ना, मंदिर नृत्य। टेम्पल डांस उसका अर्थ है टेम्पल डांस, सादी रट्टम। और एक किसको बोलते हैं सादी रट्टम आपका, सादी रट्टम बोलते हैं भरतनाट्यम को। इसको बोलते हैं आपका सादी रट्टम, भरतनाट्यम को। जो आपका कहाँ का है, ये आपका है TN का, तमिलनाडु का। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहर आमतौर पर सुरक्षा के लिए किससे घिरे होते थे। वोट वर द एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली एनक्लोज्ड विद फॉर सिक्योरिटी। तो क्या था उनकी सिक्योरिटी के लिए कि भाई कोई हमला ना हो जाए, हैं? गहरी खाइयाँ और ड्रॉब्रिज, डीप मोट्स एंड ड्रॉब्रिजेस, क्या ये था आपका, नहीं, ये तो नहीं था। दीवारों के साथ किलेबंद दीवारें, फोर्टिफाइड वॉल्स विथ गेटवेज, जो आपके प्रवेश करने के लिए दीवार थे उनके साथ किलेबंद। तो ये तो हमने देखा था कि हाँ बिल्कुल किलेबंद था। एक आपका निचला नगर था, किला था, तो ये देखने को मिलता है। घने लकड़ी के घेरे, डेंस वुडन फेंसेस, तो ये भी नहीं था। केवल पत्थर के बैरिकेड, स्टोन बैरिकेड्स ओनली। देखो एक तो केवल के लिए आपको जाना भी नहीं है, और पत्थर की बैरिकेड इतना नहीं था क्योंकि वो आपको पता है कि ब्रॉन्ज एज की आपकी थी, है ना, सभ्यता ब्रॉन्ज एज की। तो ये आपके सभी गलत है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दीवारों के साथ किलेबंद दीवारें जो है आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो आपकी ब्रॉन्ज एज की आपकी सिविलाइजेशन थी, ठीक है, ब्रॉन्ज एज की, यानी कि आपका जो काशी युग है उसकी थी, काशी युग की सभ्यता थी, ठीक है, काशी युग की। और ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि 1924 में जो है जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा करी थी कि हमने खोज कर ली है। बाकी 21 में आपके दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, और 1922 में मोहनजोदड़ो की राघवदास बनर्जी ने आपकी खोज की थी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किलेबंद शहर थे। सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर फोर्टिफाइड। द्वार नियोजित रक्षा व्यवस्था को दर्शाते हैं। गेटवे सजेस्ट प्लान्ड डिफेंस सिस्टम, कि एकदम से कोई अंदर ना आ जाए। और द्वार तो आपको पता है कि काफ़ी आपकी जरूरत है, वरना अंदर कोई क्रियाक्रम चल रहा हो ना, कोई भी आपका क्रांतिकारी प्रक्रिया चल रही हो और कोई एकदम से अंदर घुस जाए और फिर वो ऐसे आपको अनकंफर्टेबल रूप में देख ले, तो आप क्या ही करोगे ऐसी स्थिति में। तो इसलिए आपका गेटवेज तो आपके जो है वो बहुत ज़रूरी होता है द्वार तो, कि हेलो अंदर आ जाए। कहता है अरे रुक जाओ, अभी थोड़ा है ना, हड़प्पा की जनसंख्या कम है, अभी थोड़ा जनसंख्या को बढ़ाने का कार्य चल रहा है, तो फिर थोड़ी देर बाद में आना, ठीक है। तो द्वार जो आपकी रक्षा के लिए भी जरूरी है, प्राइवेसी के लिए भी आपकी जरूरी है ना। एक व्यक्ति की प्राइवेसी होती है, निजता होती है, उसके लिए आपकी गेटवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर सेपरेट। गढ़ और निचला नगर अलग अलग थे। गढ़ आपका ऊपर की ओर था, निचला नगर नीचे की ओर था। और उसके जो है गढ़ में, ऐसे तो बोलते हैं कि हड़प्पा में कोई ऐसे राजा वाजा था नहीं, ऐसे सब लोग कभी कभी चले जाते थे। कोई कोई बोलते हैं कि पुरोहित राजा था, हाँ, वो व्यापार वगैरह देखता था। ऐसी अलग अलग अजम्पशंस है ना, लोगों के अलग अलग संभावनाएं व्यक्त करते हैं, सत्य कोई किसी को नहीं पता है। खाइयों के प्रमाण नहीं मिले, नो एविडेंस ऑफ मोड्स फाउंड। तो वहाँ खाई थी या नहीं थी इसके कोई हमें प्रमाण नहीं मिले। हड़प्पा की जो मोहरें आपको पता है सेल खड़ी, है ना, उससे बनी हुई थी, आपको देखने को मिलती है सेल खड़ी से। और हड़प्पा की जो लिपि है, हड़प्पा की जो लिपि है आपकी, वो भाव चित्रात्मक थी। उस पर चित्र आपके जो है आपको देखने को मिलते हैं, चित्र भाव चित्रात्मक, ठीक है। उस पर कोई आपको वर्णमाल्य नहीं थी, है ना, चित्र बने, उस पर चित्र बने हुए हैं, भाव चित्रात्मक थी आपकी। उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, है ना, अभी तक जो है कोई नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया, ठीक, नहीं पढ़ पाया। रहस्य है अभी तक, उस पर अलग अलग आपके चित्र बने हुए हैं। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कौन सी साहित्यिक कृति अपने काव्य उत्कृष्टता और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के लिए मनाई जाती है। विच लिटरेरी वर्क बाय विजयनगरा रूलर कृष्णदेव राय इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पोएटिक एक्सलेंस एंड डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु। तो कौन सी थी वो। और कृष्णदेव राय की बात करें तो ये किस वंश के थे आपके, तो तुलुवा डायनेस्टी के थे। तुलुवा, तुलुवा वंश के थे आपके, है ना, तुलुवा वंश के, तुलु
जिसे आप बोलते हैं, उसके आपके शासक थे कृष्णदेव राय। इन्होंने कब से कब तक रूल किया? तो 1509 से 1529 तक, यानी 20 सालों का इनका शासन रहा, है ना। 9 से 29 तक आपको याद रखना है। बाबर ने इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अपनी आत्मकथा तुझू के बाबरी में कहा कि ही वॉज द किलर ब्रो, ही वॉज डेड ब्रो। वो किसी को अभी वो ट्रेंड चला ना अभी इंस्टाग्राम पे कि वो कैसे लोग मतलब हाइप करके आपके एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ को, कहते हैं ही इज किलर ब्रो, ही वॉज डेड ब्रो, ही कैन डू वट एवर ही वांट टू डू ब्रो। तो ये आपका कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने लिखा है कि भाई क्रिकेट को बहुत शौक था भाई को, सबसे लंबो छक्को जो जोहड़ में मारो वो भाई ने मारो। तो वो आपके कौन थे? कृष्णदेव राय थे, जो आपके उस टाइम पे सर्वशक्तिमान आपके थे, ठीक है। बाकी इन्होंने एक आपका नगर बसाया अपनी माँ के नाम पे। इनकी माँ का क्या नाम था? नगला देवी जो है इनकी मदर थी, नगला देवी। और मदर के नाम पे इनकी मदर थी, इन्होंने शहर बसाया मदर के नाम पे नगलापुरम, ठीक है। नगलापुरम जो है इन्होंने आपका शहर बसाया, इन्होंने कृष्णदेव राय जी ने, ठीक है। इनकी उपाधि क्या क्या है? अभिनव भोज, आंध्र भोज। एक इन्होंने क्या किया, जो आपके दक्षिण में आपके जो मुस्लिम शासक थे ना बहमनी वाले, उनके जो एक आपका योग्य राजकुमार था उसे शासन पर बिठाया। जो आपका गलती से बन गया था उसे हटाया, और उसे आपने जो असली आपका डिजर्विंग जो मुसलमान था शासक था आपका, उसे गद्दी पर बिठाया। इसलिए इनकी उपाधि थी यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य। वरना आप सोचोगे कि यार मतलब ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो थे आपके हिंदू, है ना। और यवन बोलते हैं आपके जो विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको। तो ये तो आपके हिंदू थे, तो इन्हें यवन राज स्थापनाचार्य क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो असली आपका डिजर्विंग विनर था ना, जो बिग बॉस का मतलब बहमनी सल्तनत का जो आपका डिजर्विंग राजकुमार था, उन्हें कहा कि हाँ जी आइए आपको बिठाते हैं। तो उन्हें बिठाया, जो गलत था उसे उतारा। तो यवन राज्य की स्थापना करवाई इन्होंने, असली डिजर्विंग विनर को बिठाया, ठीक है। इन्होंने लिखा आपका अमुक्त माल्याद, ऑप्शन बी, अमुक्त माल्याद जो है इन्होंने लिखा आपका। और इन्होंने और क्या क्या लिखा आपका? उषा, ये आपका अमुक्त माल्याद जो है इन्होंने तेलुगु में लिखा है, ध्यान रखना ना, तेलुगु में। जो इनकी मातृभाषा थी, मदर टंग थी तेलुगु, उसमें इन्होंने अमुक्त माल्याद लिखा है। बाकी संस्कृत में इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे उषा परिणय इन्होंने लिखा है संस्कृत में, उषा परिणय ये भी इन्होंने ही लिखा है आपके, किसने? कृष्णदेव राय जी ने उषा परिणय आपका लिखा है, ठीक है। इनके दरबार में जो आपके अष्ट दिग्गज रहते थे, अष्ट दिग्गज जो है आपके इनके दरबार में रहते थे, ठीक है। अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहते थे। उनमें आपको अलग अलग, जैसे पेनरली रामदुसुदनम आपको नाम देखने को मिलता है, पंडित तेनाली रामकृष्ण आपको नाम देखने को मिलता है, तेनाली रामकृष्ण। आपने शायद वो सीरियल भी देख रखा होगा, काफ़ी अच्छा वो सीरियल है, देखना कभी लाइफ में टाइम मिले तो आपको। तेनाली रामकृष्ण इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो थी पांडुरंगा महात्म्य, ठीक है। पांडुरंगा महात्म्य, वो आपके रामकृष्ण जी ने लिखी थी, महात्म्य, महात्म्य। आपने अक्सर इनकी कहानियां सुनी होंगी, पंडित तेनाली, तेनाली रामा, है ना। पांडुरंगा महात्म्य इन्होंने लिखी। बात करें मणिमेखले की, तो आपको पता है कि शीतले सतनार ने लिखा है, कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सतनार ने। और रामचरितम, ये आपको पता है कि ये सब बाद की रचनाएं हैं, उस टाइम की नहीं है, तेलुगु भाषा में रचित है ये आपकी। और अंडाल की विष्णु भक्ति पर आधारित है, बेस्ट ऑन अंडाल्स डिवोशन टू विष्णु। आपको पता है कि अंडाल जो एक अलवार थी, अलवार जो विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु को, एक अलवार आपकी संत थी, है ना, अलवार, ठीक है, अलवार। और नैनार आपको पता है जो विष्णु को मानते हैं, भगवान नहीं, नैनार आपके जो शिव को मानते हैं, और अलवार जो विष्णु को मानते हैं, विष्णु भगवान को और शिव भगवान को, ठीक है। कृष्णदेव राय को अभिनव भोज कहा जाता है, कृष्णदेव राय वाज कोड अभिनव भोज। आंध्र भोज कहते हैं, आंध्र पितामह कहते हैं, है ना, आंध्र भोज कहते हैं, आंध्र पितामह कहते हैं, आंध्र पितामह, वो भी इन्हें बोलते हैं पितामह, ठीक है, पितामह बोलते हैं। उन्होंने अष्ट दिग्गज विद्वानों को संरक्षण दिया था, ये भी है जिनमें आपको हम देख चुके हैं पहले ही। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने शुरू में भारत में सती प्रथा को समाप्त करने से परहेज क्यों किया? ये प्रश्न हम पहले के जो आपके हैं पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर उनमें कर चुके हैं। व्हाई डिड ब्रिटिश कंपनी ऑफिशियल इनिशियली रिफ्रेन फ्रॉम अबलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इंडिया? तो वो पहले क्यों बचे आपके, क्यों उन्होंने बचाव किया? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस प्रथा का समर्थन किया, द पर्सनली सपोर्टेड द प्रैक्टिस। की कैसी बहकी बहकी बातें करते हो, वो क्यों करेंगे सपोर्ट? उन्हें स्थानीय आबादी से धार्मिक प्रतिक्रिया का डर था, बिल्कुल। दे फियर्ड ए रिलीजियस बैकलैश फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन, कि भाई देखो अगर हम इन्हें रोकेंगे तो ये क्या कहेंगे कि अरे तुम हमारे धर्म में कैसे हाथ डाल रहे हो, ये अपना हमारा निजी पर्सनल मैटर है, तुम इसमें कैसे बोलो। तो इसलिए बचे। फिर आपको पता है कि 1829 में विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया था ना, विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया सती प्रथा को, ठीक है, बेंटिंक ने आपका समाप्त कर दिया। फिर भी आपका 1987 में जो लास्ट हमें सती का देखने को मिलता है, वो आपका रूप कंवर सिक्कर राजस्थान में देखने को मिलता है, रूप कंवर जो आपका सिक्कर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, सिक्कर राजस्थान, ठीक है, आपको देखने को मिलता है ये लास्ट। बाकी
ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ब्रिटिशों ने प्रारंभ में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई कि उन्होंने कहा कि भैया कौन क्या पता ये कहेंगे अरे तुम कैसे छेड़ रहे हो हमारे। बैन फाइनली इम्पोज्ड इन 1829, 1829 में सती पे प्रतिबंध लगाया, विलियम बेंटिक ने लगाया, और राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने इसे सपोर्ट किया, उनके काफ़ी वजह थे इसमें। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्हें आपको पता है कि 1833 का आपका चार्टर एक्ट था, 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट था उसके तहत ये आपके बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, इसलिए आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, है ना। भारत का आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ये बना, ठीक है। गवर्नर जनरल आपका ये बना कौन, बेंटिक। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। राजा राम मोहन राय एक अखबार लिखते थे, बताओ कौन सा था वो था आपका मिरातुल अखबार आता था इनका, मिरातुल मिरातुल अखबार। और एक आपका आता था संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी आता था, संवाद कौमुदी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय जी की। और एक इन्होंने वो लिखा था ना कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जैसा कुछ इन्होंने लिखा था, है ना, जो एकेश्वरवादियों को उपहार। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के खिलाफ पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था, इन विच ईयर डिड बख्शी जगबंधु लेड द पाइका रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। जो आपकी ये अत्यधिक टैक्स वसूल करते थे ना किसानों से, उनके खिलाफ बख्शी जगबंधु ने पाइका विद्रोह किया, कब, तो किया 1817 में, 1817 में, ठीक है, 1817 में इन्होंने किया। और पाइका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पाइका आपका युद्ध नृत्य है, जो आपका उड़ीसा में भी किया जाता है और झारखंड में भी किया जाता है। तो उड़ीसा में आपका ये करते हैं, तो इसलिए तो करते हैं, आपका युद्ध नृत्य क्यों है, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उड़ीसा में आपका पाइका जो विद्रोह हुआ था ना, पाइका रिबेलियन, इसीलिए तो कहते हैं उसे नृत्य को। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पाइका नृत्य मनाते हैं ना, पाइका डांस मनाते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, उड़ीसा में, झारखंड में मनाते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक सशस्त्र विद्रोह था ये, वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो आपका सबसे पहले जो है उनमें से इनका नाम आता है, अकर्ड इन ओडिशा, ओडिशा में हुआ आपका। भू राजस्व और सैन्य सुधार कारण थे इसके। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह में भागीदार या नेता नहीं था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्टिसिपेंट और लीडर इन द संथाल रिबेलियन। कब हुआ था संथाल विद्रोह, 1855-56, 1855 और 56 में। कान्हू और आपका जो सिद्धू, आपको ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, कान्हू सिद्धू, है ना, कान्हू सिद्धू, ये आपको नाम देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। भैरव आपको नाम देखने को मिलेगा, चांद आपको नाम देखने को मिलेगा, लेकिन ताना भगत जो है वो नहीं मिलेगा, है ना। ये जो आपका ताना भगत ये हो जाएगा आपका। कानू सिद्धू ये मुर्मू, है ना, ये इन्होंने संथाल विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किया, कानू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू ने, ठीक है। ताना भगत नहीं था। ताना भगत आंदोलन जो है गांधी युग से जुड़ा था, ताना भगत मूवमेंट वॉज गांधी नहीं रहा। सिद्धू कानू भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस ऐतिहासिक विद्रोह के प्रमुख नेता थे, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ विच हिस्टोरिकल रिबेलियन। तो क्या था वो, चुआर विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था, या नील विद्रोह था, कौन सा था, वो था आपका फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन, फकीर और सन्यासी विद्रोह। काफ़ी सारे जो सन्यासी थे उन्होंने विद्रोह किया था, भवानी पाठक और देवी चौधरानी उन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। 18वीं सदी में बंगाल में हुआ था, ओकर्ड इन बंगाल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अकाल और ब्रिटिश राजस्व नीति कारण थे, है ना, ट्रिगर्ड बाय फेमिन एंड ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स लोगे उनसे भू राजस्व, तो फिर वो सन्यासी को क्या देंगे भाई, कुछ भी नहीं होगा ना, तो इसलिए आपके इन्होंने विद्रोह किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में वर्णित है आपका, डेप्यूटेड इन बंकिम चंद्राज आनंद मठ। और यहीं से हमने क्या लिया है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत हमने यहीं से लिया है। राष्ट्रीय गीत जो आपका कौन सा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम हमने यहीं से लिया है, सन्यासी विद्रोह से, वंदे मातरम, ओके। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, टू विच स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज डज द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई। पहले ही बात कर चुके हैं, असम, त्रिपुरा, और वो नाम आपको इसमें देखने को मिलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इनमें आपके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका स्वायत्त प्रशासन प्रदान करती है। 6th शेड्यूल प्रोवाइड्स ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज, कि भाई ये जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं कुछ इन राज्यों में वो क्या है, अपना खुद का सिस्टम चला सकते हैं, है ना, खुद का, जैसे ये पंचायत वगैरह, खुद के कानून वगैरह बना सकते हैं ना, खुद का शासन चला सकते हैं, इनके हेरिटेज है उसके लिए। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आपकी 5th शेड्यूल लागू होती है, और छठी अनुसूची जो है स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करती है। 6th शेड्यूल प्रोवाइड्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कि भाई आप जिलों में पूरा अपना हैंडल कर सकते हैं। Which terms were added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act 1976, जिन्हें हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोलते हैं, लघु
संविधान जो आपका 42वां था, इसे संशोधन को, ठीक है, लोग संविधान बोलते हैं। तो क्या क्या जोड़ा गया था आपका? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और बाकी तो पहले से ही हैं। तो आपका समाजवादी सोशलिस्ट सेकुलर, और आपका धर्मनिरपेक्ष, और आपका जो अखंडता है, इंटेग्रिटी है, ये आपका जोड़ा गया था, अखंडता। ये वर्ड आपके जोड़े गए थे उस टाइम कि भाई भारत जो है सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा, समाज को बराबर मानेगा, है ना, किसी निजी व्यक्ति का भला नहीं होगा, सब पूरे समाज का होगा। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। अखंडता, आपको पता है कि भारत एक रहेगा, अखंड, इसको कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या जोड़े गए थे आपके इसके तहत? आपकी जो मौलिक मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपकी जोड़ी गई थी इसके तहत। ड्यूटीज जो सरदार सुमन सिंह समिति की सिफारिश पे, यानी कि जो आपके मौलिक कर्तव्य है ना, वो आपके जोड़े गए थे इसी के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं। इसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसने आपका सोशल सेकुलर इंटेग्रिटी यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा। मूल प्रस्तावना में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थे। ओरिजिनली प्रियम्बल हैड सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सारी चीज़ उसमें पहले से थी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन इंडिया? तो कौन सा नहीं है विदेशियों के लिए भारत में? ऑप्शन बी बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपका आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो कैसी बहकी बात करते हो आप, क्योंकि विदेशी हो चाहे भारतीय हो, जीने का अधिकार तो सभी को है। ये तो नहीं कि विदेशी आया और आपने उसे मार दिया और कहा अरे तुझे तो अधिकार नहीं है जीने का, तो वो बोलेगा कि गर्म है, गर्म है, वो बोलेगा कि यार ये तो क्या बात हुई। तो जीवन का अधिकार तो सभी को है भाई, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, तो ये भी आपका आर्टिकल 20, कि आप ऐसे ही जब तक आपका जो दोष सिद्ध ना हो जाए से पहले आप उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी भी है विदेशियों के लिए, भारतीयों के लिए। डी भी है आपका जो बोलता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कि भाई चाहे गोरा हो चाहे भारतीय हो चाहे कोई भी हो आपका विदेश का, सभी के लिए कानून तो भाई एक ही रहेगा ना भाई। ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें अलग अलग आपको देखने को मिलती है, घूमने की, कहीं भी भारत में बस जाने की, व्यापार करने की। ये विदेशी को नहीं है, ये नहीं कि वो जाके कहीं भी अपना ऐसे ही खरीद ले और रहने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, हमने यूएसए से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, और ये आपके मूल रूप से आपके ओरिजिनली 7 थे, अभी ये 6 हैं। और ये आपको पता है पार्ट 3 में है, संविधान का जो पार्ट 3 है जिसे आप मेग्ना कार्टा बोलते हैं ना, मेग्ना कार्टा, उसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। Article 14 applies to all persons including foreigners. Article 20 and 21 are available to citizens and foreigners. foreigners यानी कि दोनों को ही है, आपके भारतीय और विदेशी दोनों, 20 और 21। अब कौन कौन से हैं जो विदेशियों के लिए नहीं है? केवल भारतीयों के लिए हैं। ओनली आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29, 30 आर एक्सक्लूसिव टू सिटीजन्स। ये आपके आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं। जैसे 15 में आपको पता है कि जो धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये तो सही है, लेकिन उसमें साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि भाई जो दबे पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आपका आरक्षण होगा। ये तो है नहीं कोई अफ्रीका की, तंजानिया की कहीं की कोई आपके आके बोले कि भाई तंजानिया में तो हम बहुत ही दबे पिछड़े हैं तो हमें भी आरक्षण दो। तो अब हम बोलेंगे कि भाई तुम वहाँ होंगे, यहाँ नहीं हो, तो हम तुम्हें आरक्षण कैसे दें? तो ये आर्टिकल विदेशियों के लिए नहीं है। 16, 19, 29, 30, ठीक है। निम्नलिखित रिटों को उनके शाब्दिक अर्थ उद्देश्यों के साथ सम्मिलित करें। मैच द फॉलोइंग रिट्स विद देयर लिटरल मीनिंग्स पर्पजेस। पहला आपका हैप्स कॉर्प्स यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। आप जबरदस्ती किसी को उठा के अपने अंदर आपने हवालात में डाल रखा है तो ये गलत है, उसे छोड़ो। तो इसके लिए आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी करता है। अब रिट कौन जारी करता है? आपको पता है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए आर्टिकल 32 में ये बताया गया है। आर्टिकल 32 जो आपका कौन सा है, आपका जो वो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज वाला, है ना। तो आर्टिकल आपका जो 32 है उसमें आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट जो आपकी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है 5 प्रकार की। और आर्टिकल आपका जो कौन सा है 226, 226 जो है उसमें आपका कौन करता है? आपका हाई कोर्ट करता है, ठीक है, हाई कोर्ट उसमें करता है आपका, आपकी जो रिट जारी है वो, ठीक है। तो ये रिट जारी कर सकते हैं, और इसीलिए तो आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? संविधान का हेड एंड सोल बोलते हैं, है ना। किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था। ऑप्शन बी आपका मैंडामस, यानी कि आपको परमादेश, टू ऑर्डर ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। जो आपके सार्वजनिक सेवा के अधिकारी होते हैं ना, उन्हें अपनी ड्यूटी के लिए कि भाई तुम अपना काम करो, है ना। ये नहीं कि तुम कुछ भी मना कर रहे हो। आप मान लो आप गए किसी पुलिस स्टेशन में,
आपने कहा कि हमें नेताजी के खिलाफ FIR करवानी है, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। तो वो तो नेताजी के चाटुकार हैं, नेताजी के साथ उनका तो उठना बैठना सोना सब कुछ है, तो वो तो नेताजी के खिलाफ लिखेंगे नहीं। तो आप जाएंगे कोर्ट के पास, आप बोलेंगे कि देखो ये नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत आपकी मैंडेमस रिट जो है जारी करेगा और बोलेगा कि जो FIR लिखो, तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, परमादेश। ठीक है, तो ऑप्शन बी कौन सा आपका, परमादेश। ऑप्शन ए आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैप्स, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, कि भाई बंदी को जो आपको आपने बंदी बना रखा है उसे प्रत्यक्ष करो, न्यायालय के सामने आप उसे लेकर आओ। ऑप्शन सी आपका थर्ड, सर्टियोररी, टू क्वेस्ट एन ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट, जो आपकी निचली अदालत होती है ना, उन्हें कहते हैं अपने काम से काम रखो, ज़्यादा कहीं मत जाओ ना। तो आपका सभी सही है ऑप्शन आपका पहला, कि भाई ये सभी आपके सही सुमेलित हैं। आपका फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का बी होगा, थर्ड का सी होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ अवैध हिरासत से रिहाई है। हैप्स मीन्स टू हैव द बॉडी, कि शरीर को लेकर आओ यहाँ पे, रिलीज फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, तुम किसी को ऐसे ही उठा के ले गए, ये गलत बात है। परमादेश सरकारी अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। मैंडामस ऑर्डर्स ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने का बात बताते हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ पार्थ, वैसे ही आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो आपकी जो पब्लिक अथॉरिटी होता है उन्हें कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो ये आपका मैंडामस परमादेश, यानी कि परम का आदेश। परम कौन है इस देश में, न्यायपालिका में तो आपका सुप्रीम कोर्ट ही है। उत्प्रेषण एंड सर्टियोरी लेख जो है निचली अदालतों को के आदेश रद्द करता है। विशेष ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट्स, तो ये जो है आपका क्या कहता है, जो आपकी कोई निचली अदालत है, मान लो उसने कोई आपका निर्णय दिया है, कोई जजमेंट दिया है, तो आपका उत्प्रेषण जो है वो उसका उत्प्रेषण का अर्थ ही क्या है, उसे मिटा देना। तो वो उस आदेश को रद्द कर देता है, बोलता है कि हम नया अपना आदेश देते हैं, तुमने गलत बोला है, ठीक है, तो तुम जाओ यहाँ से। निषेध जो है प्रोहिबिशन, ये आपका क्या कहता है, लेख जो है निचली अदालतों को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। प्रिवेंट्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, तो उन्हें कहता है कि भैया जितना तुम्हारे बिस्तर है ना उतना ही अपना पैर फैलाओ, ज़्यादा बाहर मत निकलो, ठीक है। अब तुम्हारा क्षेत्र, मान लो हमने तुम्हें कहा कि तुम केवल जयपुर तक का मामला देखो, तुम जा रहे हो बाहर आगरा का मामला देखने, तुम जा रहे हो बाहर कहीं भरतपुर का मामला देखने, तो ये तो गलत है ना। तो इसके लिए आपकी जो प्रोहिबिशन जो है जारी की जाती है कि अपने काम से काम रखो, जितना एरिया हमने तुम्हें दे रखा है उस एरिया में ही काम कर लो, वही बहुत है तुम्हारी, अभी यहाँ बाहर मत निकलो। अधिकार परीक्षा जो है किसी पद की वैधता पे प्रश्न उठाती है। वारंट टू क्वेश्चंस द लीगलिटी ऑफ होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, अभी आपने देखा होगा कि बिहार में एक लड़का था, उसने IPS की ऐसे ड्रेस बनवा ली और फिर वो ड्रेस पहन के IPS बन गया तो अब उसकी अथॉरिटी क्या है, किसी को नहीं पता कि भाई वो अपना IPS है या नहीं है। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट और जो आपकी हाई कोर्ट है ये वारंट जारी करता है और बोलता है कि हाँ भाई, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है, क्या आपकी वैधता, आपकी क्या लीगलिटी है कि तुम इस पद के लिए हो या नहीं हो, ये पद तुम्हारा है या नहीं है। अधिकार परीक्षा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, बच्चा बच्चा जानता है कि आर्टिकल 356 जो है, अनुच्छेद 356, ये राज्य में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कहता है। कब, जब राज्य की सरकार अपना कानून जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आपकी सक्षम नहीं रहती है ना, अक्षम हो जाती है ना, फेल हो जाती है, तब। आर्टिकल 352 तो आपको पता है नेशनल इमरजेंसी से है, नेशनल आपातकाल जो आपका नेशनल इमरजेंसी से है, इमरजेंसी से है, ठीक है। आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल से है ना, राष्ट्रीय आपातकाल से। बात करें आपके आर्टिकल 360 की, अनुच्छेद 360 की, तो वो आपका किससे है, आपका वित्तीय आपातकाल से, फाइनेंशियल इमरजेंसी से, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये आज तक इंडिया में नहीं लगा, ध्यान रखना। आपका आर्टिकल 368 जो है, अनुच्छेद 368, वो आपका किससे है, वो आपका संविधान संशोधन से है, अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन, अमेंड करना, संशोधन करना, अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंड करने से है, अमेंड करने से है, ठीक। कहाँ से लिया हमने ये हमारा संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने ये लिया है, अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। आगे चलते हैं, बाकी ये सब वही है जो मैं आपको पीछे बता के आया हूँ। एक बात है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा तुम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, वो मैक्सिमम है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्यों के कानून के बीच संघर्ष के मामले में राज्य का कानून कब मान्य होता है। इन केस ऑफ ए conflict between a central and state law on a concurrently subject, when does the state law prevail। तो आपकी समवर्ती सूची होती है जिसमें आपको पता है कि राज्य और केंद्र, यानी आपका जो यूनियन और जो आपका स्टेट है, दोनों आपका कानून बना सकते हैं। लेकिन इनमें आपका जब राज्य का कानून होता है वो कब मान्य होता है आपका ना, तो कब होता है, यदि इसे 2/3 बहुमत से पारित किया गया, इफ इट इज पास्ड बाई ए 2/3 मेजोरिटी, तो ऐसे तो आपकी संसद भी कर सकती है, तो ऐसे थोड़ी होता है, गलत है आपका।
ऑप्शन बी कहता है यदि इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई, इफ इट हैज़ रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल असेंट। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है यदि राज्यपाल संसद के ऊपर निर्णय ले, इफ द गवर्नर ओवरराइड्स द पार्लियामेंट। अच्छा जी, पार्लियामेंट तो है देश में एक, है ना, आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, तो वो तो है एक। गवर्नर तो पता नहीं कितने राज्यों में कितने हैं, तो उनके इतने सारे गवर्नर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो एक आपकी जो संसद है, जो हाई पावर है, उस पर कंट्रोल कर ले, तो ये तो गलत है। राष्ट्रपति फिर भी आपकी नेशनल लेवल की अथॉरिटी है, तो वो और भी कर सकता है। राज्य का कानून कभी भी केंद्र के कानून पर मान्य नहीं होता, तो ऑप्शन डी भी गलत है आपका। कहता है कि द स्टेट लॉ नेवर प्रिवेल्स ओवर द सेंट्रल लॉ, गलत बात है, ऑप्शन बी सही होगा। इफ इट हैज रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल असेंट। अब होता क्या है, मान लो कि आपका कोई संघर्ष है किसी मुद्दे पर, ठीक है, दोनों ने, राज्य ने और आपका जो केंद्र है, उन्होंने कोई कानून बनाया। अब राज्य का कानून अलग है और आपका जो केंद्र का कानून अलग है। मान लो कि सेंटर ने कहा आपका कि जो भी आपके लड़के और लड़कियां जो है इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं 18 साल से नीचे है, उन्हें हम, आपका सेंटर बोलता है कि उन्हें हम उनकी आईडी में बैन कर देंगे। स्टेट कहता है कि हम आईडी बैन नहीं करेंगे। ये दोनों अलग अलग अपना पास कर रहे हैं कि स्टेट बोलता है कि नहीं, हम तो उनको पैसा देंगे, हम उनको एम्पावर करेंगे, ठीक है। अब मान लो राष्ट्रपति ने आपके जो स्टेट है, राज्य है, उन्हें सहमति दे दी कि हाँ भाई तुम्हारा बिल पास, तो वो बिल उनका कानून मान्य हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि राष्ट्रपति जो है ना, वो कंट्रोल में रहता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो मैक्सिमम केसेज में क्या होता है कि आपकी जो, अगर कानून बन भी गया राज्य का, तो आपकी जो पार्लियामेंट है ना, वो फिर से कानून बनाएगी और राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी पड़ती है। तो ऐसे जो है फिर एंड में अगर आप देखोगे ना, तो मान्य तो सेंटर का ही रहता है, लेकिन फिर भी ये पूछ रहा है तो ऐसे मामले में हो जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी संवर्ती सूची जो है कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये ली है। और आपको बताई है कि 3 है भारत के संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यदि राज्य कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिली हो तो वह मान्य होता है। राज्यपाल संसद को निरस्त नहीं कर सकता। गवर्नर कैन नॉट ओवरराइड पार्लियामेंट। आर्टिकल 254 डील्स विद सेंट्रल स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट। जो केंद्र राज्य कानून संघर्ष होता है ना, भैया कौन कानून बनाएगा, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा, तो इसमें जो आपका ये आर्टिकल 254 इसके बारे में बात करता है। संविधान की अनुसूचियों को उनके विषय के साथ सम्मिलित करें। मैच द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद देयर कंटेंट। थर्ड शेड्यूल जो है नेम्स ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज। फर्स्ट शेड्यूल जो है फॉर्म्स ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशंस। सेवंथ शेड्यूल जो है यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो 7वीं तो आपकी सही है, जो आपकी 7वीं अनुसूची है वो आपको होता है कि संघ, राज्य और संवर्ती सूची से है, तो ये तो सही है। फर्स्ट शेड्यूल जो है ना, पहली अनुसूची है। अब देखो नाम वगैरह जो होता है ना, वो पहले होता है सबसे पहले, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है फर्स्ट का ए होगा, ये आपको पता है, ठीक है। या आप ऐसे मान के चलो आपको कुछ पता नहीं है, आपको इतना पता है कि भाई 3 का है ना सी होगा, कि 7वीं अनुसूची में जो है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो सबसे पहले हम 3 को चेक कर लेते हैं, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। 2 को काट दो, सी और डी को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इनमें बी और इधर का। अब इनमें क्या है, इनमें देखो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट में आपका बी होगा और सेकंड में आपका ए होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल जो है ना, उसमें आपका क्या है, नेम्स और स्टेट एंड ड्यूटीज है, ठीक है। और थर्ड शेड्यूल में आपका फॉर्म्स ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशन, जबकि शपथ वगैरह वो तीसरी अनुसूची में है, और नाम है ना जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, वो पहली अनुसूची में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो आपके केंद्र और राज्यों की जो सीमा है उसके बारे में बताता है। तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप होते हैं। थर्ड शेड्यूल कंटेंस फॉर्म ऑफ ऑथ, शपथ जो है आपकी उसमें है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विभाजन करती है। 7th शेड्यूल डिवाइड्स लेजिस्लेटिव पावर्स। और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। 8th शेड्यूल कंटेंस 22 लैंग्वेजेस। 22 भाषा आपको पता है, 8वीं अनुसूची इसके बारे में बात करती है। वहीं 11वीं आपकी अनुसूची जो है आपको पता है पंचायती राज से है। 12वीं जो है आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, जो नगर पालिका वगैरह, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और 10वीं जो है वो दल बदल से है, एंटी डिफेक्शन लॉ से है। पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा विशिष्ट स्तर सीधे ग्राम स्तर पर कार्य करता है? विच स्पेसिफिक लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स डायरेक्टली एट द विलेज लेवल। जिला परिषद आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट पे करता है, ये तो आप गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है, जिला लेवल पे करता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है ये तो। पंचायत समिति भी गलत होगा, क्योंकि ब्लॉक आपका जो खंड है उस पर आपका काम करता है, ब्लॉक पे। न्याय पंचायत जैसा कोई ऐसा कोई होता ही नहीं है। वो होता है ना कि ग्रेविटी कहाँ गई, तो वो कहते हैं ना ग्रेविटी गई कहीं और, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो वैसे ही न्याय पंचायत जैसा कुछ नहीं होता है। ग्राम पंचायत ये आपके गाँव पे सरपंच जी होता है ना, इसमें सरपंच ग्राम पंचायत में बनता है ना, इसमें सरपंच बनता है, सरपंच, ठीक है। इसमें बनता है सरपंच, और कहते हैं ना कि सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन लेगा काम की जिम्मेदारी, तो वो यहाँ बनता है ग्राम पंचायत में। फर्स्ट टाइम जो इसकी सिफारिश करी थी ना, वो किसने करी थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि भाई आपका त्रिस्तरीय सिस्टम होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि भाई ये 3 स्तरीय आपका सिस्टम होना चाहिए ना, मेहता समिति ने। और उनकी बात मानी भी गई थी। आपको बताया 2 साल बाद बापू के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 1959 को आपके नागौर से, राजस्थान से, बगदड़ी गांव से आपका ये लागू हो गया था पंचायती राज सिस्टम।
तो ये तीनों चीज़ें जो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने बताई थी। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे काम करती है, विलेज लेवल पे, और बाकी आपकी पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे करती है, जिला परिषद जिले पे करती है, कर चुके बात हम इसके बारे में। और 73वां जो अमेंडमेंट है आपको पता है कि 73rd वाला 1992 का, उसके तहत इन्हें ये सारा दर्जा मिला था ना 1992 में। प्रायद्वीपीय पठार का दक्कन ट्रैक मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? द डेक्कन ट्रैक रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज प्राइमरली कवर्ड विद विच टाइप ऑफ सोल? तो कैसी मिट्टी से? काली मिट्टी से, ब्लैक सोल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। काली मिट्टी बेसाल्टिक लावा से बनती है और इट इज़ आइडल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी आपको काली मिट्टी है, क्योंकि कपास में भी क्या आता है, काली मिट्टी में भी क्या आता है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी नदी मैदानों से मिलती है। एलिवेल सॉइल इज फाउंड इन रिवर प्लेन्स। सीधी बात है भाई, जो जलोढ़ मिट्टी आपकी वो नदी मैदानों में मिलती है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो गंगा के जो मैदान हैं उनमें आपकी आती है, गंगा मैदान में आपको देखने को मिलती है ना। इंडिया में काफ़ी उपजाऊ होती है आपकी जलोढ़, आपको पता है। प्रायद्वीप में भारतीय नदियों का कौन सा समूह पूर्व की ओर बहता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है? विच ग्रुप ऑफ पेनिसुलर इंडियन रिवर्स फ्लोड ईस्टवर्ड एंड एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो देखो, बात करें इंडिया का, एक बार मैप बनाते हैं यहाँ पे, है ना, कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा देख लेना ना, मैं कोई पूरा ऐसे ज्योग्राफी वाला तो आदमी नहीं हूँ कि पूरा भूगोलविद हूँ जो मैं आपको अच्छे से बना दूँ, पर फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर बात करें हम इंडिया के मैप की, है ना, तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की जो यहाँ से निकलती है आपकी, यहाँ से निकलती है आपकी, और आपकी जो है कहाँ पे जाती है आपकी, ऐसा पूछ रहा है ना। तो नर्मदा, माही, साबरमती, माही साबरमती, है ना। नर्मदा, माही, साबरमती, आपको पता है कि ये सारी जो है यहाँ गुजरात, राजस्थान, इस साइड, मध्य प्रदेश साइड में बहती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये जो है ये यहाँ से निकलती है आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह, ये यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है ना, यहाँ। इसमें ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे आपकी जाती है, कौन कौन सी है ये आपकी गोदावरी, कृष्णा और ये जो कावेरी है, ये आपकी यहाँ जाती है, ठीक है। बाकी ये जो आपकी सारी है ना, तापी, मांडवी और आपकी जो ये लूनी, बनास, पेरियार, घग्गर, ये सारी ऐसी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकल के इस साइड आपकी आती है अरब सागर में। ध्यान रखना, अरब सागर में, जिनमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो साबरमती, नर्मदा, लूनी, बनास, है ना, ये तापी, ये सारी नदियाँ हैं, पेरियार वगैरह, ये सारी जो है ये यहाँ आती है ना अरब सागर में, ये यहाँ अरब सागर में जाती है, ठीक है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दे आर लॉन्ग रिवर्स एंड फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टास एट देयर माउथ्स। तो वो एक एक्सटेंसिव यानी काफ़ी बड़ा विस्तृत डेल्टा बनाती है अपने मुहानों पर। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इट्स कॉल्ड द दक्षिण गंगा। इसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा बोलते हैं गोदावरी को। इसकी जो लंबाई है करीब आपकी 1465 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई आपको देखने को मिलती है। ध्यान रखना, दक्षिण गंगा इसे बोलते हैं, दक्षिण की गंगा जो है वो उसे बोलते हैं कावेरी को, है ना। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? तो वो कावेरी को बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिण गंगा गोदावरी को, ठीक, कावेरी। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में, नर्मदा, माही और साबरमती जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये जो है अरब सागर में गिरती हैं। तापी, मांडवी एंड पेरियार आर आल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये भी आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। लूनी, बनास और घग्गर है, ये भी अरब सागर में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती हैं। मोस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम डेल्टास वाइल वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम एस्चुरीज। तो आपकी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पूर्व की ओर जाती हैं नदियाँ, वो ज़्यादातर क्या करती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं वहाँ गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। जबकि आपकी जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ ना अरब सागर की साइड, वो एस्चुरी बनाती हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया को उसके प्रेरक बल क्रिया के साथ सम्मिलित करें। मैच द जियोमॉर्फिक प्रोसेस विथ इट्स ड्राइविंग फॉर्म फोर्स एक्शन, ठीक है। पहले आपका वेदरिंग, ब्रेक डाउन वाया मॉलिक्यूलर स्टेट, केमिकल एक्शन, ये भी आपका सी है। मास मूवमेंट यानी कि डाउन स्लो मूवमेंट ड्राइवन बाय ग्रेविटी, एरोशन यानी ट्रांसपोर्ट लेइंग ऑफ ऑन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका ऑप्शन ए उसमें हो जाएगा, ठीक है। अपक्षय चट्टानों का स्थल पर ही विघटन है जिसमें कोई संचालन नहीं होता। वेदरिंग इज द इंस्टिव ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स विदाउट मूवमेंट। तो अपक्षय चट्टानों के स्थल पर ही विघटन है, उसमें कोई संचलन नहीं होता, वहाँ पे ये कटते रहते हैं। द्रव्यमान संचलन गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान की ओर गति है। मास मूवमेंट इन्वॉल्व्स डाउन स्लो मूवमेंट अंडर ग्रेविटी। अपर्दन में जल और वायु जैसे कारकों की गतिज ऊर्जा द्वारा कटाव और परिवहन शामिल है। एरोजन इंक्लूड्स रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेंट्स लाइक वाटर एंड विंड। इसमें क्या होता है, आपकी जो वायु जल है ना, ये आपको से काटते हैं, ठीक है। परिवहन उसमें आपका कटाव होता है, ठीक है। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया के लिए तकनीकी शब्द क्या है? व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर? लंबवत तापन है ना, वर्टिकल, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संवहन, कन्वेक्शन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।
संवहन में गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे ऊष्मा लंबवत स्थानांतरित होती रहती है। कन्वेक्शन इज द वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू राइजिंग वार्म एयर एंड सिंकिंग कूल एयर। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे आती है, ठीक है। ऊपर आपको गर्म गर्म, नीचे आपको कूल कूल। इससे आपकी ऊष्मा जो है लंबवत आपकी स्थानांतरित होती रहती है। ये बादल निर्माण और वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट प्लेज ए मेजर रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। आपको पता है कि वर्षा के लिए और बादल निर्माण के लिए संवहन जो है अत्यधिक आवश्यक है। चालन प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा उसमें हस्तांतरण है, जो मुख्यतः पृथ्वी की सतह के पास होता है। कंडक्शन ट्रांसफर्स हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैनली नियर द अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी की सतह है उसके आसपास आपका ज़्यादातर चालन होता है। अभिवहन जो है हवाओं द्वारा क्षैतिज उसमें हस्तांतरण है। एडवेक्शन इज हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर बाय विंड्स, ठीक है। अभिवहन ये आपका कैसे हॉरिजॉन्टल है। विकिरण बिना किसी माध्यम के ऊष्मा स्थानांतरित करता है। रेडिएशन ट्रांसपोर्ट हीट विदाउट एनी मीडियम, इसका कोई मीडियम नहीं है, जैसे इनका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, इसका कोई मीडियम नहीं है। संवहन सौरमंडल में सबसे अधिक सक्रिय होता है। कन्वेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ट्रोपोस्फियर, और यहाँ आपको पता है इसलिए सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं भी होती है सौरमंडल में। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड का विशिष्ट आकार क्या होता है। वॉट इज द टिपिकल शेप ऑफ ए पॉपुलेशन पिरामिड फॉर ए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। जिन देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वो त्रिकोणीय होते हैं, ट्रायंगुलर उसका शेप होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। त्रिकोणीय पिरामिड का चौड़ा आधार उच्च जन्म दर और तेज जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। ए ट्रायंगुलर पिरामिड हैज ए वाइड बेस शोइंग हाई बर्थ रेट एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। कि भाई ये धड़ाधड़ मतलब लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं, पैदा ही पैदा किए जा रहे हैं। ये सामान्यतः विकासशील देशों में पाया जाता है। इट इज कॉमनली सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऐसे आपको देखने को मिलता है। आयताकार पिरामिड स्तर जनसंख्या वृद्धि दर्शाते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड्स इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि ठीक है स्थिर हो गई जनसंख्या। उल्टा पिरामिड कम जन्म दर और घटती जनसंख्या दर्शाता है। इन्वर्टेड पिरामिड्स रिप्रेजेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन विद लो बर्थ रेट। ये भाई एक तो ये आपकी जो जन्म दर कम है और लोग मर रहे हैं तो जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है। सर्कुलर पिरामिड्स आर नॉट यूज्ड इन स्टैंडर्ड डेमोग्राफिक एनालिसिस। तो आपकी जनसंख्या विश्लेषण होती है उसमें वर्गाकार पिरामिड जैसा कोई उपयोग में नहीं होता है। भारत का जनसंख्या पिरामिड धीरे धीरे त्रिकोणीय से घंटीनुमा आकार की ओर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से किसे मांग के नियम का अपवाद नहीं माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड है, आपको पता है गिवन वस्तु है वो है जब भले ही मांग बढ़ रही हो, मतलब भले आपका जो है इन्फ्लेशन कितनी भी हो, कितनी आपकी जो प्राइस बढ़ जाए फिर भी मांग उनकी बढ़ती ही है। तो आपका गिवन गुड तो है एक, आपका इसका एक्सेप्शन अपवाद है। विशिष्ट बेलन वस्तुएं, सट्टा वस्तुएं, स्थापना वस्तुएं आपकी कौन सी हैं जो इसका आपकी अपवाद नहीं है। सट्टा वस्तुएं भी हैं आपको पता है। सब्सिट्यूट गुड्स जो है स्थापना वस्तुएं हैं, ये आपकी विशिष्ट आपकी जो है कॉन्स्पिशियस है, इसमें से कौन सी है। स्थापन वस्तुएं भी आपकी पालन करती है इसकी, जाहिर सी बात है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। सब्सिट्यूट गुड्स फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, ये मांग के नियम का पालन करती है। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, फिर कीमत बढ़ने पे मांग घटती है। कैसे, मान लो आपकी चाय जो है वो 15 रुपये हो गई आपकी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये चाय की जगह कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। वो मान लो 10 की आ रही है, अगर कॉफ़ी आपकी 25 की हो गई तो ये 15 रुपये की चाय पे आ जाएंगे वापस। तो इसमें अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा ना तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी उस चीज़ की। क्यों, क्योंकि हमें सब्सिट्यूट है उस चीज़ का। तो ये आपका अपवाद नहीं है, तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन डी, ये आपका जो है अपवाद नहीं माना जाता है। बाकी आपके अपवाद माने जाते हैं। सट्टा वस्तुएं भी है आपकी। गिफन गुड्स शो इंक्रीज डिमांड व्हेन प्राइस राइजेस ड्यू टू इनकम इफेक्ट। आपको पता है गिफन वस्तु में कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। वेबलन गुड्स हैव हायर डिमांड एट हायर प्राइसेस ड्यू टू स्टेटस सिंबल इफेक्ट। वेबलन वस्तु में क्या होती है कि मांग प्रतिष्ठा के कारण कीमत बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे आपका जैसे लुइस विटॉन का हो गया, आपका कोई बैग हो गया ना, उसकी भले ही कितनी कीमत बढ़ जाए फिर भी लोग खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि हमें दिखना नहीं, अरे भाई हम तो अमीर हैं। लोग आईफोन वगैरह के पीछे पागल हो जाते हैं, भले ही उनकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही हो, पर लोग क्या अपना स्टेटस दिखाना ना कि यार देखो मेरे पास ये है, इसलिए लोग उन्हें भी खरीदते हैं। सट्टा वस्तुओं की मांग भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा से बढ़ती है। स्पेकुलेटिव गुड्स सी इंक्रीज डिमांड व्हेन प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। पता क्या है, मान लो कि आज कोई ऐसे, फॉर एग्जांपल हम देखें कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी अभी 1 करोड़ की थी, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी आपको 2 करोड़ में मिल रही है, यानी कि उसकी जो है प्राइस इंक्रीज हो गई। लोग फिर भी उसके पीछे पागल होकर खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में और कीमत बढ़ेगी। ये जो अभी 10 अभी आपकी 2 करोड़ है, ये भी आपकी 10 करोड़ पे भी जाएगी, 15 करोड़ पे भी जाएंगे, है ना। इसलिए जो है आपकी सट्टा वस्तुओं में भविष्य को देखते हुए नजर में पैसा लगाते हैं। उत्पादन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा नियम कहता है कि इनपुट बढ़ने पर सीमांत उत्पाद शुरू में बढ़ता है और फिर गिरता है। इन द context of production theory, which law states that marginal product initially rises and then falls as input increases।
ये कहता है कि भाई इनपुट बढ़ने पर जो सीमांत उत्पाद शुरू में बढ़ता है ना, वो फिर से गिरता है। कौन सा कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं कहता है। परिवर्तनीय अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या सम सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा कहता है इसके बारे में? यह सीमांत उत्पाद के बढ़ने, गिरने और नकारात्मक होने की व्याख्या करता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस देन फॉल्स एंड मे बिकम नेगेटिव। ये अल्पकाल में लागू होता है जब कोई एक कारक स्थिर होता है। इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन विद एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर। तो उस टाइम होता है आपका, कौन सा होता है, किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, यानी कि परिवर्तनीय अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये हमें कहता है इसके बारे में कि भाई ये जो है आपका अल्पकाल में लागू होता है, यानी शॉर्ट टर्म आपका होता है, और जब कोई एक कारक स्थिर होता है, इसलिए आपका ये होता है। आपूर्ति का नियम कीमत और आपूर्ति से संबंधित है। आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है, आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी जो हमारी हो रही है सप्लाई, उससे रिलेटेड है। और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपकी मांग पे आधारित है। आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, उसका संबंध दिखाता है। ये सारी चीज़ें मैंने इकोनॉमिक की जो वन शॉट है उसमें अच्छे से करवा रखी है, देख लेना जाके। सम सीमांत उपयोगिता का नियम उपभोक्ता संतुलन से संबंधित है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी डील्स विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये उपभोक्ता का जो संतुलन है, सम सीमांत उपयोगिता वाला, उससे संबंधित है। इस नियम का द्वितीय चरण उत्पादन का तर्कसंगत चरण है। यदि कुल राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय ज्ञात हो, शून्य गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों को मानते हुए, तो राजकोषीय घाटे की गणना कैसे की जाती है? हाउ इज द फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेटेड इफ टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर नोन। कि भाई हमें जो देखो कितना हमें प्राप्त हुआ और कितना हमने खर्च किया, तो कैसे निकालेंगे हम? ऑप्शन ए कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा भाई कितना घाटा है। बात तो ठीक है इनकी कि भाई मान लो घाटा अगर पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा, ठीक है, तो राजकोषीय घाटा अगर ये हमें पूछ रहा है तो उसमें आपको पता है कि दो चीज़ें देखते हैं। एक तो आपका जो भाई रेवेन्यू में हमें कितना घाटा हुआ है, एक हमारा कैपिटल में कितना हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल की तो बात ही नहीं कर रहा, कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे आप ऐसा मानो कि जीरो है कैपिटल वाला। आपको केवल रेवेन्यू पे फोकस करना है, राजस्व वाले पे। तो घाटा कब होता है? जब आपका खर्चा है वो आपका इनकम से ज़्यादा हो जाए। तो ये तो सही है, मान लो कि आपने 15 करोड़ जो आपका खर्चा है, 15 करोड़ आपका खर्चा है, और उसमें से आपने आपकी इनकम निकाल दी, आपका जो रेवेन्यू आपको प्राप्त हुआ 10 करोड़ हुआ, ठीक है। तो ये 5 करोड़ जो है ना आपका, ये क्या है आपका? ये आपका घाटा है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट है 5 करोड़। तो ऑप्शन तो सही बात कर रहा है। ऑप्शन बी क्या बोलता है? टोटल रेवेन्यू सिट्स प्लस बोरोइंग, कुल राजस्व प्राप्ति और ऋण को अगर हम जोड़ दें तो घाटा आएगा। ये कैसी बात हुई? पूंजीगत व्यय की तो बात ही नहीं है, तो ये सारा ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए, फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। कि देखो गवर्नमेंट 15 करोड़ तो गवर्नमेंट ने खर्च किया है, गवर्नमेंट के पास वापस आया 10 करोड़, अब वो 5 करोड़ जो है ना वो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा होगा। यदि गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां शून्य हो तो सूत्र सरल हो जाता है। इफ नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स आर जीरो, फॉर्मूला सिंप्लीफाइज, ठीक है। ऋण कोषी की राजकोषीय घाटे का हिस्सा होते हैं, जोड़े नहीं जाते। हाँ, ये आपके अदर ऑप्शन जो है उन्हें बताता है कि भाई जब आपका बोरोइंग्स आर पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट नॉट एडेड टू रिसिप्ट, तो वो तो उल्टा उस घाटे में आपका सम्मिलित होते हैं, उसे जोड़ते नहीं है। पूंजीगत और राजस्व व्यय का अंतर राजकोषीय घाटा नहीं है, ठीक है। और प्राप्तियां व्यय अगर हो तो अधिशेष दर्शाता है, यानी कि अगर रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर शोज सरप्लस नॉट डेफिसिट। कि अगर हमें 15 करोड़ मिल रहे हैं और हमने खर्च किया 10 करोड़, तो वो 5 करोड़ क्या होंगे? वो सरप्लस होंगे 5 करोड़। तो यही तो बात है, अगर अगर हम प्राप्तियों में से व्यय कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो जो बचेगा वो तो ज़्यादा होएगा ना। कि हमें मिला 20 करोड़, हमने खर्च किया 15 करोड़, तो 5 करोड़ वापस से हमारा सरप्लस हो गया। उच्च राजकोषीय घाटा सार्वजनिक ऋण बढ़ाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो 200 आपके जो डे केयर कैंसर है उनकी सेंटर, यानी कि आपकी प्लानिंग की गई है। ये आपके 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स वर प्लान्ड फॉर एक्सेसिबल कैंसर केयर। मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रारंभिक जांच और उपचार आपका करना, ठीक है। फोकस वाज ऑन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो आपकी कब स्टार्ट हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, आपकी शुरू हुई थी। इसके तहत ऋण मान्यता प्राप्त श्रेणी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ऑफ लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? शिशु भी है, किशोर भी है, तरुण भी है, युवा नहीं है। एक आपकी और होती है तरुण प्लस, ठीक है, तरुण प्लस। तो ये आपकी कैटेगरी आपको देखने को मिलती है उसमें 4, है ना, तरुण प्लस, तरुण प्लस, ये आपकी 4 कैटेगरी आपको इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो आपको लोन मिलता है ना उसके तहत आपको देखने को मिलती है। अब आपकी कौन कौन सी है? शिशु में कितना मिलता है आपको? 50,000 तक आपको लोन मिलता है, ठीक है। किशोर में आपके, अगर आप किशोर कैटेगरी में है तो आपको
50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है ना। और अगर आप तरुण में हैं तो आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का मिलता है। और अगर आप तरुण प्लस में है ना, अगर आप तरुण प्लस में है तब आपको कितना मिलता है, तो आपको 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन आपको मिलता है। इसके बीच आपको लोन मिलता है। इसमें आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें मुद्रा लोन्स आर कोलेटरल फ्री, यानी इसमें ना आपको कोई गिरवी नहीं रखना पड़ता, आपको ऐसे ही मिलता है इस स्कीम के तहत ना, बिना किसी को गिरवी रखे हुए। वरना आपको पता है कि होम लोन में आपको होम वगैरह सब गिरवी रखना पड़ता है ना, सब वैसे। तो ऐसा उसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बल असंपर्क बल की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? क्या वो फ्रिक्शनल एंड टेंशन फोर्सेस, घर्षण और तनाव बल है, चुंबकीय या स्थिर विद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल है, या आपका प्रयुक्त और सामान्य बल है, या आपका केवल वायु प्रतिरोध बल है? कौन सा है इनमें से, चारों में से? ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, या आपका अप्लाइड एंड नॉर्मल फोर्सेस, और आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स ओनली। तो ऑप्शन बी होगा इसका, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो, चुंबकीय, स्थिर विद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आते हैं, ठीक है। रॉकेट संरक्षण के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन डज ए रॉकेट ऑपरेट? वो किस पे करता है भाई? क्या वो द्रव्यमान, ऊर्जा, आवेश? तो वो करता है संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन ए। जैसे आपका रिजवान बोलता है ना कि वो हमने वहां से मोमेंटम पकड़ा, फिर वो मोमेंटम उनके हाथों में चला गया, फिर मोमेंटम हमारे हाथों में वापस आया। पाकिस्तान का जो क्रिकेटर रिजवान, वैसे ही आपका ही रॉकेट उस पर है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट और गैसों का कुल संवेग स्थिर होता है। मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस एग्जॉस्ट गैसेस रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों का जो है स्थिर रहता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑल्सो अप्लाइज, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो भी लागू होता है इसमें, रॉकेट में। ईंधन जलने से द्रव्यमान स्थिर नहीं रहता है। मास इज नॉट कंजर्व्ड ड्यू टू फ्यूल बर्न, द्रव्यमान स्थिर थोड़ी रहेगा ईंधन जलने से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो क्या है वो भाई? CaSO4 2H2 या CaSO4 हाफ H2, अगर आपका जो है CaCO3 या आपका NHCO3, कौन सा है इसमें? तो देखो, CaSO4 और फिर आपका 2H2O जिप्सम का है, CaCO3 आपका चूना पत्थर है, NHCO3 जो है आपका बेकिंग सोडा का है। और ये जो आपका है जिप्सम जो है उसे 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है, मेड बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 और आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड। किसे? आपका जो ये है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कैसे बनाते हैं? जिप्सम को अगर हम 100 से 120 डिग्री पे गर्म करें ना, तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइटेड है ना, हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। और इसका सूत्र कौन सा होगा आपका? ये जो देखो 2H2O वाला तो इसका हो गया जिप्सम का, इसका होगा ये CaSO4, ये आपका ऑप्शन बी है ना, ये आपका 1H2O यहाँ पे होगा हाफ वगैरह, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी बिल्ली विशेष रूप से दहाड़ने में असमर्थता के कारण जानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज कैट्स इज यूनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इनएबिलिटी टू रोर? यानी कि इनमें कौन सा है जो आपका दहाड़ नहीं सकता बिग बिल्ली में? शेर, बाघ, जगुआर या चीता, इनमें से कौन सा है? तो चीते में दहाड़ के लिए आवश्यक लचीली हाइड्राइड हाइड्रेट हड्डी नहीं होती है। चीता लेग्स फ्लेक्सिबल हाइड्रेट बोन नीडेड फॉर रोरिंग। तो जो दहाड़ने की हड्डी होती है ना, हाइट, वो चीते में नहीं होती, चीता ही कह दे। तो ये केवल गुनगुनाता है और चेखता है चेखता है। ये एक रेप्टे में ना गुनगुना, तो इट कैन पुर एंड चिर्प इंस्टेड। ये क्या करता है? गुनगुनाता है और चहकता है चिड़ियों की तरह। शेर, बाघ और जगुआर दहाड़ सकते हैं, तो चीता ही कह दे। ऑप्शन आपका कौन सा, डी वाला, चीता। कौन सा जीव परजीवी पोषण रणनीति का उपयोग नहीं करता है बल्कि किण्वन के माध्यम से मर्द पदार्थ पर फीड करता है? विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट यूज ए पैरासिटिक न्यूट्रिएटिव स्ट्रेटजी फीडिंग इंस्टेड ऑन डेड मैटर वाया फॉर्मेशन? तो ऐसा कौन सा है जो जिंदों से जो आपका है भोजन नहीं लेता है, लेकिन जो मर जाते हैं उनसे अपना खाना निकालता है? तो वो है यीस्ट, ऑप्शन बी। यीस्ट जो है आपका वो मरे हुओं से अपना भोजन निकालता है, ठीक है। यीस्ट मर्दोपजीवी है और मर्द पदार्थों पर पोषण लेता है। यीस्ट इज सेफोफिटिक एंड फीड्स ऑन डेड मैटर, जो मर जाते हैं उनसे अपना भोजन यीस्ट निकालता है। किण्वन द्वारा पोषण प्राप्त करता है, यूजेस फर्मेंटेशन फॉर न्यूट्रिशन एंड किडनी, फीताकृमि और जूं जो है वो जीवित मेजबान पर निर्भर होते हैं। टिक्स, टैपवर्म्स लाइस फीड ऑन लिविंग होस्ट, जो जिंदे होते हैं उनसे अपना भोजन निकालते हैं। जैसे जो आपको बताया कि जानवरों में, इंसानों में पड़ जाती है तो जिंदों से निकालती है। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा, ये पहले ही बता चुका हूँ कि मैं म्यांमार में जो भूकंप से सहायता है, जो असिस्टेंट टू अर्थ क्वेक हिट म्यांमार, म्यांमार में भूकंप आया तो वहाँ बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है, भारत की तरफ से। भारत ने राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता प्रदान की। इंडिया प्रोवाइडेड रिलीफ मटेरियल्स एंड मेडिकल एड।
सूडान निकासी ऑपरेशन कावेरी था, सूडान एविक्शन वाज ऑपरेशन कावेरी, जो भारतीय सूडान में थे उन्हें बचाने के लिए आपका कौन सा था, ऑपरेशन कावेरी। लाल सागर अभियान समुद्री डकैती विरोधी थे, रेड सी ऑपरेशंस आर एंटी पायरेसी मिशंस, समुद्र में डकैत होते ना आपको, उनके विरोध में आपका लाल सागर अभियान था। और बांग्लादेश वाला वो अलग था, बाढ़ राहत वाला ना। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में एक प्रमुख प्रस्तावित सुधार क्या है? व्हाट इज अ मेजर प्रपोज्ड रिफॉर्म इन द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिस पर काफ़ी आपकी बहस भी हुई थी। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त करना, टू अबॉलिश द वक्फ बोर्ड एंटायरली, ये तो गलत बात, ऐसा तो नहीं है, ये ऑप्शन में गलत दे रखा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और जिला कलेक्टरों को शामिल करना, टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड्स एंड इन्वॉल्व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये हो सकता है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है? सभी वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करना, टू नेशनलाइज ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज, तो ये तो गलत है, ये तो नहीं है। डी क्या है? वक्फ स्वामित्व को एक राज्य तक सीमित करना, टू लिमिट वक्फ ओनरशिप टू वन स्टेट, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी, ये आपका जो वक्फ बोर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो सारे मुसलमान रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपका संशोधन था कि भाई थोड़े नॉन मुसलमानों को भी लो, ताकि आपकी पायरेसी रहे, है ना, ये ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, कि भाई तुम क्या क्या कर रहे हो, सब कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी रहे, इसलिए आपका ये अमेंडमेंट किया गया था। पारदर्शिता है तो गैर मुसलमानों और जिला कलेक्टर को शामिल करता है, ये ऑप्शन इसमें सही है। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन का लक्ष्य, एम्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। बाकी आपके ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड आपके समाप्त नहीं किए जा रहे हैं, नहीं इनका आपका नेशनलाइजेशन हुआ है, और नहीं ये आपके स्टेट तक आपके सीमित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार संशोधित उड़ान योजना के तहत कितने नए गंतव्य जोड़े जाएं? आपकी जो उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, 2016 में आपकी स्टार्ट की गई थी। तो इसमें अभी आपका जो बजट में है 120 आपकी नई डेस्टिनेशन जोड़ी गई है, कि भाई यहाँ पे भी आपका आप जाएगा। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025-26, हाउ मेनी न्यू डेस्टिनेशंस विल बी एडेड अंडर द रिवैम्प्ड उड़ान स्कीम। तो होता क्या है कि उड़े देश का आम नागरिक में, कि भाई सस्ते बजट में आपकी जो हर एक आदमी है भारत का, उसे हवाई यात्रा का मौका मिले, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आम आदमी ये तो है नहीं कि भाई सीधा अमेरिका जाएगा, वो इंडिया में छोटे छोटे जगहों पर जाएगा, है ना, जो आपके रूरल एरिया है ना, जो काफ़ी आपके रिमोट एरिया है वहाँ पे। तो इसके लिए आपको पता है कि आपको नए नए एयरपोर्ट वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो अब आपके नए इसमें डेस्टिनेशन जुड़े गए हैं 120। 2016 में ये शुरू किया गया था उड़ान स्कीम्स, और उड़े देश का आम नागरिक इसके लिए स्टैंड करता है। कब लॉन्च किया गया? 2016 में। 120 इसकी नई डेस्टिनेशन जुड़ी गई है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस एथलीट के प्रदर्शन को एक बड़ी सफलता के रूप में उजागर किया गया था? विच एथलीट्स परफॉर्मेंस वाज हाईलाइटेड एज ए मेजर सक्सेस एट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, जो न्यू दिल्ली में हुए थे आपके, कहाँ पर? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुए थे आप। और वो थी आपकी प्रणव शर्मा। शीतल देवी आपकी महिला तीरंदाजी में है, और अवनी लेखरा आपकी शूटिंग में है, और सुमित अंकल जो आपके पैरा, जो आपकी जेवलिन थ्रो, उसमें है, ठीक है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पैरा शॉटपुट खिलाड़ी प्रणव शर्मा का प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण रहा। ये आपके शॉटपुट के प्लेयर हैं प्रणव शर्मा, काफी इनका शानदार प्रदर्शन आपका रहा। शीतल देवी जो फेमस पैरा आर्चर विद इंटरनेशनल मेडल्स, ये आपको पता है कि पैरों से तीर मारते हैं, काफी खतरनाक इनकी कहानी है, काफी इंस्पायरिंग है सुनना। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता शूटर हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। और सुमित अंतिल जो है पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो के गोल्ड विनर हैं, है ना। तीर के नाम से जाने वाली पारंपरिक तीरंदाजी प्रतियोगिता किस भारतीय राज्य की मूल निवासी है? द ट्रेडिशनल आर्चरी कॉम्पिटिशन नोन एज तीर इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट? केरल, मेघालय, राजस्थान और नागालैंड। तो तीर जो है मेघालय में एक आपकी पारंपरिक और कानूनी तीरंदाजी प्रतियोगिता है। तीर is traditional archery based game that is legally organized and culturally significant in मेघालय। तो इनका एक सांस्कृतिक महत्व है। अब देखो, जब तीर लगते हैं ना, तो आदमी क्या होता है, तीर लगने पे आदमी घायल हो जाता है ना, घायल। तो मेघालय, ऐसे आपको याद रखना है। केरला जो है आपका कलारी पट्टू के लिए पसंद आपका प्रसिद्ध है, और राजस्थान जो है अदर आपकी है उसमें। नागालैंड में तीरंदाजी है लेकिन तीर खेल नहीं है, ठीक है। तो मेघालय, तीर लगने पे आदमी घायल हो जाता है, ठीक है। बॉलीवुड सिनेमा पे व्यंग करने वाले उपन्यास शो बिजनेस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल शो बिजनेस विच सेटराइज बॉलीवुड सिनेमा? तो शशि थरूर है, शशि थरूर, ठीक है, शो बिजनेस शशि थरूर द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है, जो बॉलीवुड की फॉर्मूला फिल्मों पे कटाक्ष करता है। फॉर्मूला ड्राइवन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, उस पर आपको ये उसे मोक करता है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा था, जिसके लिए इन्हें 1997 में आपका बुकर मिला था, और पहली भारतीय ये बनी थी।
और सलमान रुश्दी जो है उन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है, नाइफ लिखा है, सैटानिक वर्सेस लिखा है। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है। बाकी शशि थरूर ने काफ़ी कुछ लिख चुका है, आपको पता है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। वाई आई एम हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवल वगैरह, द एरा ऑफ द एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। स्पीड पोस्ट बुक के लेखक कौन है, आपके ऑथर कौन है? जो अपने बच्चों को लिखे गए व्यक्तिगत पत्रों का संग्रह है। द बुक स्पीड पोस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ पर्सनल लेटर्स रिटन बाय विच ऑथर टू हर चिल्ड्रन। तो वो शोभा डे ने लिखा है, ठीक है। शोभा डे ऐसी बातें लिखना शोभा देता है, ठीक है। तो शोभा डे, स्पीड पोस्ट। और किरण देसाई जी ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा है। जुम्पा लाहिड़ी जी ने इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज लिखा है, जिनके लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इनके लिए पुलित्जर मिला था। अनीता देसाई जी ने क्लियर लाइट ऑफ डे लिखा है। नेहरूज हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है मेघनाथ देसाई जी ने, लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने। ये पुस्तक लॉर्ड मेघनाथ देसाई द्वारा लिखी गई है और भारतीय सिनेमा व समाज पर दिलीप कुमार के प्रभाव का विश्लेषण करती है। ये आपका किसे एग्जामिन करती है? दिलीप कुमार इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सिनेमा एंड सोसाइटी। राजा राजमोहन गांधी राजनीतिक जीवनियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी आपकी जो पॉलिटिकल बायोग्राफी है वो आपकी राजमोहन गांधी लिखते हैं। और आपके जो सुनील खिलनानी है वो राजनीतिक चिंतन है, पॉलिटिकल थ्योरी उनकी, उस पर आपका काम करते हैं, है ना। विक्रम संपत जो है ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखते हैं, हिस्टोरिकल बायोग्राफीज। वाई भारत मैटर का आपका थीम क्या है? तो उसका मेन आपका क्या है? इंडिया इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबल इंपॉर्टेंस, भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्विक महत्व की भारत क्यों मैटर करता है। किसने लिखी है? एस जयशंकर ने। एस जयशंकर साहब ने लिखी है, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, ठीक है। किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका ने हिंदी उपन्यास यामा की रचना करी है? तो आपको पता है कि महादेवी वर्मा जी का है यामा, ऑप्शन ए। इनके लिए ज्ञानपीठ मिला है और 1982 में उन्हें इसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड उन्हें मिला था, ठीक है। रोशनी नायडू इंग्लिश पोइट्री के लिए जानी जाती है। कमला सुरैया मलयालम की आपकी ऑथर है, राइटर है। और कृष्णा सोबती जो है उपन्यासकार है। जिंदगी नामा उनका प्रसिद्ध आपका एक नॉवल है। कोणार्क सूर्य मंदिर के 24 जो आपके विशाल नक्काशीदार पहिए हैं, किसका प्रतीक है वो? व्हाट डू द 24 मैसिव कार्ड व्हील्स ऑन द कोणार्क सन टेम्पल सिंबलाइज? ताकि 12 जोड़ी में आपके 24 पहिए हैं, है ना, 12 जोड़ी है, ठीक है। तो दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं, 24 आवर्स ऑफ द डे, 24 पहिए। आपको पता है कि ओडिशा में है ये, और किसने बनवाए हैं? तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो गंग वंश के नरसिंह देव थे उन्होंने आपको बनवाया था, ठीक है। कहाँ पे आपका ये? ओडिशा में, ओडिशा में है सूर्य मंदिर। और ये जो आपके नरसिंह देव प्रथम है उन्होंने बनवाया था, ठीक है। 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने। वॉलीबॉल खेल ने आपका जो ओलंपिक है उसमें डेब्यू कब किया था? तो 1964 में, 1964 में वॉलीबॉल को जो है ओलंपिक में आपका एड किया गया था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में है, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चेन्नई में आपका चेपॉक है, कोलकाता में आपका ईडन गार्डन है, और अहमदाबाद में जो मोटेरा वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो है। 1975 की जो आपकी गुरिल्ला है उसके लेखक कौन है? पुस्तक है वी.एस. नौयपॉल, सलमान रुश्दी, आपसी सिद्धवार, अनीता देसाई। तो कौन है आपकी जो गुरिल्ला पुस्तक है उसके उसके हैं आपके वी.एस. नौयपॉल, ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अमिताभ घोष का कौन सा उपन्यास परिवारों के बीच सीमाओं और समय की अवधारणा का विवरण देता है? विच नॉवल बाय अमिताभ घोष डिटेल्स द बॉर्डर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम अक्रॉस फैमिलीज? तो कौन सा है वो जो परिवार और सीमाओं और समय की अवधारणा के बारे में देता है? तो वो आपका शेडो लाइन्स है, था शेडो लाइन्स की इनके बीच लाइनें खिंच चुकी है आपके ना, द शेडो लाइन्स। बाकी द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपी, ये सारी अमिताभ घोष जी की ही हैं। द शेडो लाइन्स एक्सप्लोर्स बॉर्डर्स, मेमोरी, नेशनलिज्म एंड टाइम अक्रॉस जनरेशंस, तो इसके बारे में ये बात करते हैं। द ग्लास पैलेस औपनिवेशिक इतिहास पर आधारित है। द ग्लास पैलेस फोकसेस ऑन कॉलोनियल साउथ ईस्ट एशिया, जो आपके अंग्रेजों वगैरह का रास्ता उस पर। द हंग्री टाइड इज सेट इन द सुंदरबन, जो सुंदरबन आपको पता है मैंग्रोव वन है, वहाँ पे द हंग्री टाइड इन्होंने लिखी है, उस पर केंद्रित है। सीओ पॉपी जो है डील्स विद द ओपियम ट्रेड, जो ओपियम का व्यापार है उस पर आपकी सीओ पॉपीज लिखी है। तो आपके यहाँ पे ये 5 लेक्चर हो जाते खत्म। कैसी लगी आपको बताना है कमेंट में, और ठीक है शेयर करते रहो। व्यूज़ तो कुछ आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी जो देख रहे हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।